प्रिय छात्र, कक्षा 9 में हमने संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन किया था। हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। कक्षा 10 में भी हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वास्तविक संख्याओं का ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कक्षा 10 में हमें क्या पढ़ना है। कक्षा 10 में संख्या पद्धति में हम शुरुआत करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। सबसे पहले हम यूक्लिड के बारे में जानें। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे। यूक्लिड को ज्यामिति के पिता के रूप में जाना जाता है। यूक्लिड ने ज्यामिति पर कुल 13 किताबें लिखी। उन किताबों का संग्रह यूक्लिड्स एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में अध्ययन करने से पूर्व यूक्लिड विभाजन लेमा का अध्ययन करेंगे। लेमा और एल्गोरिथ्म में क्या अंतर है उसे हम अब जानेंगे। तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम प्रमेयिका के बारे में जानें। प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका, जिसे इंग्लिश में लेमा कहते हैं, यह एक कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। यदि हमें दो धन पूर्णांक a और b दिए गए हों, धन पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं, तो हमें दो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं Q और R, ताकि ये शर्त पूरा हो। यहाँ देख सकते हैं a और b हमने दो धन पूर्णांक लिया है और QR हमें प्राप्त होंगे जो ये इस शर्त को पूरा करेंगे। याद कीजिए, आपने पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यहाँ भी वही बात है। a यहाँ भाज्य का काम कर रहा है, b भाजक का काम कर रहा है, q भागफल का और r शेषफल का काम कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह आपको पता है कि शेषफल कभी भी भाजक से ज़्यादा या उसके बराबर नहीं हो सकता है, तो यहाँ हमने ये देखिए शेषफल, यहाँ पर r शेषफल होगा तो यह भाजक से छोटा रहेगा और शेषफल 0 या उससे ज़्यादा होता है। हमें याद रखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a is equal to bq plus r where 0 is less than or equal to r and r is less than b। याद रखना है आपको कि r b से छोटा होगा और वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। अब हम लोग उदाहरण की सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अध्ययन करेंगे। तो उदाहरण के तौर पे हम कोई दो धन पूर्णांक लेते हैं। जैसा कि आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमें दो धन पूर्णांक लेने होते हैं। जैसे हम a और b दो धन पूर्णांक लेते हैं। ये हमने दो धन पूर्णांक लिया। देखिए, हम अगर दो धन पूर्णांक यहाँ पर लेते हैं तो क्या होता है, हमें Q और R प्राप्त होगा। ये पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी। ये हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी ताकि a is equal to BQ plus R हो और 0 is less than or equal to R and R is less than B। जब a बराबर हम 25 लेते हैं और b बराबर हम 15 लेते हैं।
अब हम क्या लिखेंगे, ए 25 और बी 15 हो, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 15 गुने 1 और ये 10। अब यहाँ देख सकते हैं a = 25, b = 15। यहाँ पर q के जगह पे आप देख सकते हैं q = आप समझ रहे हैं q का मान 1 है और r का मान हो जाएगा 10। यहाँ भी आप देखिए कि 0 < r, that is 10। ये जो है ये 10, ये 15 से छोटा है। यहाँ भी आप देख लीजिए शर्त को पूरा कर रहा है। तो ये दूसरा उदाहरण हमने देख लिया। इस तरह से कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लेकर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सफलतापूर्वक दिखा सकते हैं। वास्तव में एल्गोरिथम शब्द एक महान पर्शियन गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। एल्गोरिथम वास्तव में सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से दो धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी मौस ज्ञात करते हैं। उसे हम इंग्लिश में HCF भी कहते हैं। तो इसके लिए पहले हम फिर से याद करें कि मौस क्या होता है। मौस यानी HCF याद कीजिए, ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम कहेंगे महत्तम समापवर्तक। समजोड़ अपवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तक, सबसे बड़ा अपवर्तक। अपवर्तक का अर्थ हुआ भाग करने वाला यानी डिवाइज़र, जिसे हम फैक्टर कहते हैं। तो सबसे बड़ा अपवर्तक, अपवर्तक क्या है? अपवर्तक वह संख्या होती है जो किसी प्राकृत संख्या को, यानी वो भी अपवर्तक भी प्राकृत संख्या ही होगी। अपवर्तक वह प्राकृत संख्या होती है जो किसी प्राकृत संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे। अर्थात जब हम किसी अपवर्तक से किसी संख्या को हम भाग दें तो शेषफल 0 होगा। जैसे हम कहें 20 के अपवर्तक, 20 के अपवर्तक हम लेते हैं, तो ये 20 के अपवर्तक हम ऐसा लें तो ये 20 के अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे? 1 से हम पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 3 से अगर भाग देंगे तो हमें शेष बच जाएगा। यानी हमें ये देखिए 20 में अगर हम 3 से भाग दे के देखें तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, ये शेष 2 बच गया। लेकिन हमें बचना कितना चाहिए था? 0। इसलिए कहेंगे कि 3 20 का अपवर्तक नहीं है। इस तरह से हम कहेंगे 3 20 का अपवर्तक नहीं है, क्योंकि शेष 2 बच गया था। यहाँ देखिए ये 4 पंचे 20, तो ये भी हो गया, फिर 5, फिर 10 और अंत में 20। इस तरह से हमने देखा 20 के अपवर्तक 1 2 4 5 10 और 20 है। तो अब हम देखते हैं 15 और 20 का मौसो कैसे निकाला जाता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 15 के अपवर्तक 1 3 5 और 15 हैं, यानी 15 में इन चारों से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। उसी प्रकार 20 के अपवर्तक हमने लिखा
और हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा जो अपवर्तक है उसे हमें देखना है, जो दोनों में शामिल हो, कॉमन होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन सा है? एक छोटा हुआ, फिर 2, ये भी छोटा है, 2 भी इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है इसमें, 4 भी नहीं है, 5, ये देखिए 5 और 5 के बाद फिर ये सबसे बड़ा, तो ये 10, 15, ये तो बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा अपवर्तक जो दोनों में शामिल है वो 5 है। छोटे में तो आप 1 भी कह सकते हैं, लेकिन हमें लेना कौन सा है? सबसे बड़ा अपवर्तक लेना है। तो सबसे बड़ा अपवर्तक है 5। यहाँ देखिए सबसे बड़ा अपवर्तक 5 है, इसलिए 15 और 20 का मौसा 5 होगा। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 2 प्राकृत संख्याओं का मौसा निकालना सीखेंगे। आपको पता है प्राकृत संख्याओं को हम लोग धन पूर्णांक भी कहते हैं। हमने प्रमेयिका और एल्गोरिथम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आइए अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालना सीखें। आपको पता है HCF को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। तो यहाँ हम 135 और 225 का मौसा निकालना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है उसे हम A मानते हैं और जो छोटी होती है उसे B मानते हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बताया है, A बराबर BQ प्लस R होता है, जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ देखें आप, ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष। आपने पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में अध्ययन किया है। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। 15 से हम भाग दे रहे हैं 25 में, तो 15 को हम भाजक कहते हैं, 25 को भाज्य और 1 को यहाँ हम भागफल कहते हैं। 10 शेषफल है या शेष भी कहते हैं। इंग्लिश में ऐसे कहें, ये भाज्य डिविडेंड, ये भाजक है डिवाइजर, और ये भागफल क्वोशिएंट, और ये शेषफल यानी रिमाइंडर। साथ ही आपको यह भी पता है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। इतना ही नहीं, शेषफल 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पर लिखा है। और अब हम प्रयोग करते हैं इसका प्रमेयिका का। तो पहला चरण है यानी स्टेप, चरण को हम स्टेप कहते हैं। हम स्टेप लिखेंगे यहाँ पर, आप चरण भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप है, ये देखिए 225 को 135 गुने 1 और 90 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हम 225 में 135 से भाग देते हैं। यहाँ देखिए आप, ये भाग देंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे 135, ये देखिए 0 और ये 9। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भाजक 135, भागफल 1 और शेष 90 है। तो हम इस तरह से हम यहाँ पर इसी तर्ज पर यहाँ लिखते हैं। तो 225 भाज्य है, 135 भाजक है, 1 भागफल, 90 शेषफल। इसी तरह से दूसरे चरण में हमें ध्यान रखना होगा, जो पहले चरण का भाजक है वो दूसरे चरण में भाज्य बन जाएगा। यहाँ देखिए आप, 135 यहाँ भाजक है, अब क्या बन जाएगा? ये भाज्य बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह से हम फिर से यहाँ रफ में लिखेंगे। 135 को हम भाज्य बना देंगे और ये जो शेषफल है इसे हम भाजक बना देंगे। पहले चरण का शेषफल भाजक और भाजक बन जाएगा भाज्य। यहाँ देखिए, उसके बाद हम भाग देंगे तो ये हो गया ये 90 और यहाँ पे 5, यहाँ देख सकते हैं ये 45। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया 90 गुने 1 जो 45। फिर तीसरे चरण में वही करना होगा, दूसरे चरण का भाजक भाज्य बन जाएगा तीसरे चरण में, और जो शेषफल है दूसरे चरण का वह तीसरे चरण का भाजक बन जाएगा। तो हम इस तरह से
ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए 45 से भाग देंगे 90 में, और ये 2 बार में ऐसे कट जाएगा, ये 0, शेषफल हो गया 0। तो हमारी समस्या यहाँ पे समाप्त हो जाती है। यानी जब शेषफल 0 हो जाए तो उस स्थिति में जो भाजक होता है वही अभिष्ट मौसम होता है। यहाँ देखिए अभिष्ट मौसम यानी HCF ये 45 है, क्योंकि ये जो 45 है यही भाजक है, जबकि शेषफल 0 है। इसका ख्याल आपको रखना है। इसको हम इस तरह से समझाने के लिए हमने लिखा था, इसको मिटा लेते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं इसे। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। यहाँ देखिए, यहाँ भाजक लिखा जाता है, फिर यहाँ भाज्य, यहाँ भागफल और यहाँ शेषफल। फिर यहाँ इसको देखिए 135 यहाँ भाजक है, 225 ये देखिए भाज्य है, और एक क्या है भागफल, फिर 90 क्या है शेषफल। तो पहले चरण में हमने क्या लिखा, यहाँ भाज्य लिखा। ध्यान दीजिए भाज्य है, फिर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, इसी क्रम में हम लिखते जाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर भाज्य यानी 225, फिर क्या लिखा हमने 135 जो कि भाजक है, यहाँ देखिए, और गुणे भागफल और शेष क्या है 90। तो पहले चरण में हमने इसे लिखा। फिर मैंने आपको बताया कि दूसरे चरण में पहले चरण का जो भाजक है वह क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। पहले चरण का भाजक कौन है 135। अब 135 कहाँ गया, ये भाज्य के जगह पे आ गया। फिर पहले चरण का जो शेषफल होगा वह दूसरे चरण में भाजक बन जाएगा। देखिए ये भाजक बन गया, दूसरे चरण का भाजक ये 90 है, यानी इसका शेषफल कहाँ चला आया, यहाँ चला आया। ये जो था जिसे हम भाजक पहले चरण में ले रहे थे वो कहाँ चला आया, यहाँ। यानी इस तरह से देखिए ये चलाएगा ऐसे, ये चलाएगा ऐसे, फिर देखिए ये वाला चलाएगा यहाँ और ये चलाएगा यहाँ। इसको ध्यान में हमें रखना है। इस तरह से जितने भी चरण हमें करने पड़े हमें देखना होगा कि 0 तो नहीं आ गया शेषफल के रूप में। जब शेषफल 0 आ जाए तो हमें चरण को खत्म करना होगा, स्टेप्स को खत्म करना होगा, और वहीं पे हमारा उत्तर प्राप्त होगा। यानी जिस चरण में शेषफल 0 हो जाए उस चरण का जो भाजक होगा वही हमारा मौसम होगा। इस प्रकार जिस चरण में शेषफल 0 हो जाएगा उस चरण का भाजक अभिष्ट मौसम यानी HCF होगा। अभी भी अगर आप चरणों को समझने में परेशानी महसूस कर रहे हैं तो हम एक तरीके से और इसे बना सकते हैं। हमें क्या लेना है, सबसे पहले 135 को यहाँ देखिए शुरुआत से चलेंगे। 135 को हमने क्या लिखा भाजक, और 225 को क्या लिखा भाज्य, और इस तरह से ये भागफल 1 और शेषफल हमें 90 प्राप्त होगा। अब ये जो 90 है फिर इसको हम बना देंगे भाजक, और ये भाजक को क्या बना देंगे भाज्य, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से, ये देखिए, और फिर क्या करेंगे ये देखिए 90 फिर आ जाएगा ये जो भाजक यहाँ पे, अब ये हो जाएगा यहाँ, और फिर हम इसे 2 बार लिखेंगे, ये देखिए 0 हो गया। देखिए पहला चरण क्या लिखना है, हमने 225 यहाँ लिखा, ये भाज्य भाजक गुणे भागफल और ये शेषफल। अब इसका काम खत्म, तो इसको घेर दीजिए। अब दूसरे चरण में देख लीजिए, ये भाज्य, ये भाजक और ये भागफल, और ये क्या हुआ शेष। हमने लिखा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। देखिए ये दूसरा चरण खत्म, ऐसे हमने इसको हटा दिया। तीसरे चरण में क्या लिखेंगे, ये देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यहाँ 2 है और ये शेषफल 0 है, हमने क्रॉस करके लिखा, ये शेषफल 0, यानी तीसरा चरण हमारा
ये खत्म। तो इस तरह से हम चरणबद्ध तरीके से लिखेंगे। अब हमें 4052 और 12576 का मौसा निकालना है। तो देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 12576 हमने लिख दिया। तो ए के रूप में हम लेंगे इसे और बी के रूप में 4052 को लेंगे। अब हम इस तरह से भाग देके, देखिए यहाँ देखिए, इसको भाजक लेंगे और इसको जो बड़ी संख्या है उसको हम भाज्य लेते हैं। तो आपको याद है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो पहला चरण हमारा हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल क्या है 3 और शेषफल क्या है 420। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। अब इसको हम खत्म कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में जो शेषफल है, यहाँ देखिए शेषफल है वो क्या बन जाएगा भाजक, और ये जो भाजक है ये भाजक ये बन जाएगा भाज्य। यानी आपको हर अगले स्टेप के लिए जो भाजक है उसको क्या बनाना है भाज्य। देखिए यहाँ पे हमने फिर इस तरह से लिख दिया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये दूसरा स्टेप हमारा हो गया। ये देखिए इस तरह से हम लिखते हैं। और ये क्या है भागफल 9 है और इसमें फिर हम क्या जोड़ेंगे शेषफल 272। फिर तीसरा स्टेप क्या लेना है हमें, ये देखिए इसका काम खत्म। ये शेषफल बन जाएगा भाजक और यहाँ जो भाजक है वो क्या बन जाएगा भाज्य। तो फिर हम देखते हैं ये भाज्य यानी 420 बराबर 272 गुने, यहाँ देखिए 1 है और ये 148। फिर यहाँ नीचे देखिए हमने यहाँ शेष देखा, ये देखिए 124 शेष है। तो फिर हम इसे आगे लिखेंगे 272 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 148 गुने 1 भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये देखिए ये 124। अगले स्टेप में हम वैसा ही करेंगे। ये स्टेप छठा स्टेप है। ये यहाँ देखिए छठे चरण में फिर क्या लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यानी ये भाज्य गुने ये भाजक गुने ये भागफल और जोड़ शेषफल। पुनः हम तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक कि शेषफल हमें 0 प्राप्त ना हो जाए। शेषफल हमें 0 प्राप्त करना है। अब देखिए यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल 4 गुने 6 और शेषफल क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा बोलिए 4 या 6, 4 होगा। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब शेषफल 0 हो तब जो भाजक होगा वह अभिष्ट HCF होगा। तो यहाँ पे भाजक क्या है 4, इसलिए ये HCF हो गया। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे HCF बराबर 4। हमें याद रखना है कि जिस भाजक से शेषफल 0 हो जाए वही भाजक अभिष्ट HCF या मौसा होगा। इस प्रश्न को देखते हैं। फिर यहाँ भी HCF निकालना है। तो बड़ी संख्या है 38,220, तो हम A के रूप में इसे लेते हैं और B की जगह पे 196 लेते हैं। तो A का मतलब
भाज्य और बी का मतलब भाजक, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर भाज्य 38,220 और भाजक क्या है 196। इस तरह से शेषफल 0 हुआ और यहाँ भागफल 195। तो मैंने आपको बताया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इस क्रम में आपको याद रखना है। तो पहले चरण में ही हमने देखा कि हमें शेषफल 0 मिल गया और मैंने आपको बताया था जिस चरण में शेषफल 0 हो जाए उस चरण के भाजक को ही हम HCF कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भाजक कौन सा है 195 या 196, देख लीजिए 196 भाजक है, इसलिए 196 अभिष्ट मौसा हो जाएगा। इसलिए देखेंगे अतः अभिष्ट मौसा या HCF लिख सकते हैं हम, अभिष्ट मौसा यानी HCF बराबर कितना हो जाएगा 196। फिर से समझ लीजिए, जो बड़ी संख्या है वो क्या होगी A, जो छोटी होगी क्या होगी B। तो A बड़ी संख्या उसे हम भाज्य कहेंगे, तो ये क्या हो गया भाज्य, और जो छोटी संख्या है उसे हम क्या लेंगे भाजक, और भाजक क्या है B। और यहाँ पे भागफल क्या होगा, ये भागफल है यानी ये क्या हो गया Q, और जो ये शेषफल क्या है ये R है। तो इस तरह से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यहाँ देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यहाँ देख लीजिए। तो इस तरह से हमने लिखा और ये शेषफल चूंकि 0 आ गया तो हमने HCF लिखा, ये जो भाजक है उसको HCF लिख दिया। तो यहाँ देखिए 657 बड़ी संख्या है, इसलिए एक जगह पे हम क्या लेंगे 657 यानी भाज्य 657, और छोटी संख्या ये 306 है तो इसे हम भाजक लेंगे यानी B बराबर 306 हमने लिख लिया इस तरह से। और भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यहाँ देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये पहला चरण हमारा हो गया। उसके बाद देखिए दूसरे चरण में क्या करेंगे, फिर जो शेष है वो भाजक बन जाएगा और जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। तो फिर इस तरह से हम करेंगे और अंत में शेषफल 0 आ गया, और उस स्थिति में चूंकि भाजक यहाँ 9 है इसलिए अभिष्ट मौसा यानी HCF 9 होगा। इस प्रश्न में देखिए बड़ी संख्या कौन है 180, 180 को हम क्या मानेंगे A, और छोटी संख्या कौन है 144 को क्या मानेंगे B। अब इस तरह से भाज्य हो गया 180, भाजक हुआ 140, भागफल 1 और शेषफल यहाँ पहली स्थिति में 36। तो हमने लिख दिया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरी स्थिति में शेष बन जाएगा भाजक और ये जो भाजक है ये बन जाएगा भाज्य। फिर यहाँ लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इस तरह से हमने लिख दिया दूसरा चरण। और यहाँ पर चूंकि शेषफल 0 है इसलिए इस स्थिति में जो भाजक है वही अभिष्ट HCF होगा। इस प्रश्न में देखिए बड़ी संख्या है 1452, हमने इसे भाज्य के रूप में लिया। छोटी संख्या है 570, हमने इसे भाजक के रूप में लिया। और भागफल हम भाग देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त हुआ, शेषफल पहली स्थिति में 312 प्राप्त हुआ। इस तरह से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये पहला स्टेप देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये जो शेषफल है क्या बन जाएगा भाजक, तो 570 बन जाएगा भाज्य और 312 बन जाएगा भाजक। तो ये भाज्य ये भाजक फिर भाग देंगे और इस तरह से फिर यहाँ शेष बचा 258। अब यह शेष क्या बन जाएगा भाजक, और ये जो भाजक है वो क्या बन जाएगा, ये देखिए 312, ये भाज्य बन जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और स्टेप फिर हम ऐसे लिखते चले जाएंगे और अंत में यहाँ पर 0 प्राप्त होता है। 0 प्राप्त हुआ तो इस स्थिति में जो भाजक होता है वह HCF होता है, तो 6 यहाँ पे मौसा हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हमें मौसा निकालना है 960 और 432 का। तो आपको पता है कि बड़ी संख्या को पहले खोजना होता है। बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में 960, उसे क्या मानेंगे भाज्य। हमने मान लिया यहाँ देखिए
भाज्य मान लिया, यानी ए 960, और जो छोटी संख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं, भाजक, यानी भाजक क्या है, बी, बी यानी 432। तो हम भाग देने की क्रिया शुरू करते हैं, हम भाग देते हैं तो शेषफल हमें 96 प्राप्त होता है। तो पहला चरण हो गया, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। दूसरे चरण में ये शेष बन जाएगा फिर भाजक, शेष क्या बन गया, भाजक, और ये जो भाजक था क्या बन गया, भाज्य, और यहाँ फिर शेष हमने लिख दिया। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 3 चरण हुए, पहले चरण में ये हुआ, दूसरे चरण में ये लिखेंगे, और तीसरे चरण में ये लिखेंगे, और यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, 0। और जैसे ही 0 हो गया तो उस स्थिति में जो भाजक होगा वही अभिष्ट मौसम या महत्तम समावर्तक होगा। बड़ी संख्या 870 है, छोटी संख्या 225 है, तो ए के जगह पे हम 870 और बी के जगह पे क्या लेंगे, 225। भाज्य 870 और भाजक 225। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ देख लीजिए, ये प्रथम चरण, इसी प्रकार दूसरा ये स्टेप है, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, और अंत में शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। और उस स्थिति में जो भाजक है वो 15 है, इसलिए HCF हो गया 15। यहाँ बड़ी संख्या 867 है, यानी भाज्य 867 होगा, और छोटी संख्या 225, इसलिए भाजक के रूप में 225। भाग की क्रिया करते हैं तो हमें भागफल यहाँ 3 प्राप्त होता है, शेषफल 192 प्राप्त होता है। पहला चरण में लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। दूसरे चरण में क्या करेंगे, ये भाजक, ये जो शेष है ये भाजक बन गया, और यहाँ जो भाजक था वो भाज्य बन गया। तो फिर यहाँ भी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल यहाँ पर 33 है। दूसरा चरण, तीसरा चरण में फिर ये शेषफल बन गया भाजक, और ये भाजक बन गया भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ देखिए भाज्य गुने, ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। फिर आगे देखिए, ये 27 भाजक हो गया, फिर ये 33 भाज्य, और ये भागफल, फिर शेष 0, ये 6 हुआ। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ देखते हैं शेषफल 0 है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ भाजक 3 है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, पहला चरण। दूसरा चरण भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तीसरा चरण भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इस तरह से शेष 0 हुआ, और यहाँ भाजक 51 है, इसलिए HCF 51 होगा। 225 और 135 में बड़ी संख्या 225 है, इसलिए हम भाज्य के रूप में 225 लेंगे, छोटी संख्या 135 इसे हम भाजक के रूप में लेंगे। भाग करते हैं तो शेषफल 90 प्राप्त होता है। यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये पहला चरण कंप्लीट हुआ। दूसरा चरण देखिए, ये शेष बन जाएगा भाजक, और ये भाजक बन जाएगा भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण, ये फिर देखिए यहाँ पे भाजक बन जाएगा भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शेष 0 आ गया, तो हम चरण लिखना बंद कर देंगे। और यहाँ देखते हैं कि 45 भाजक है, इसलिए HCF क्या हो गया, 45।